बहुत समय पहले की बात है। गुलशनपुर नाम के गांव में शीतल और कोयल नाम की दो सहेलियां रहती थी। शीतल दिखने में बहुत ही सुंदर थी, वहीं कोयल का रंग सांवला था। बचपन से ही वो दोनों एक साथ ही पढ़ा करती थी। दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। हर कोई उन दोनों की दोस्ती की मिसाल देता था। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठी हुई थी, लेकिन कोयल बहुत उदास थी। तभी शीतल ने उससे कहा, अरे कोयल, क्या हुआ? तू मुँह लटकाकर क्यों बैठी है? कोई बात है क्या? शीतल, अगले महीने तो तेरी शादी हो जाएगी, फिर तो तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी, मेरे मम्मी पापा की तरह। कोयल, हम दोनों दोस्त हैं और हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। मैं अक्सर तुमसे मिलने आती रहूंगी। आखिर कल को तो तेरी भी शादी हो जाएगी ना, फिर तो तू भी अपने घर चली जाएगी। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पगली, तू चिंता मत कर, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। आनंद की पोस्टिंग पास के गांव में ही है, तो 2-3 महीने में एक बार तो तुझसे मिलने आ ही जाऊंगी। देखते ही देखते शीतल की शादी का दिन भी आ जाता है। कोयल शादी में अपनी सौतेली माँ के साथ एक मामूली सा फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुँच जाती है और शीतल से कहती है, शादी की बहुत बहुत बधाई मेरी बहन। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सदा सलामत रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोयल, कितनी कमजोर हो गई है तू, ठीक से खाना वाना नहीं खाती है क्या? पता नहीं शीतल, आजकल खाना शरीर को लग ही नहीं रहा। अच्छा, तुम अपना और जीजा जी का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, और तुम भी अपना अच्छे से ख्याल रखना। कोयल, चलो अब खाना खाकर जल्दी से घर चलो, बहुत टाइम हो गया है। देखो ना माँ, शीतल की कितनी अच्छी जोड़ी है, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रही हैं। शीतल भी तो कितनी सुंदर है, तभी तो उसे इतना अच्छा लड़का मिला है। तुम्हारी तरह थोड़ी ना काली कलूटी है। अच्छा लड़का पाने के लिए अच्छी सूरत का भी होना बहुत जरूरी है। अरे चाची, कोयल के चेहरे में क्या बुराई है जो आप इसे इतना सुना रही हैं? कोयल भी तो कितनी सुंदर है। अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और साथ में आप लोगों के प्यार की भी जरूरत है। तू तो इसी की साइड लेगी ना, ये तेरी बेस्ट फ्रेंड जो है। देखो, सीधी सी बात है, कौवा कितनी भी फेयर एंड लवली लगा ले, लेकिन कौवा कभी भी हंस नहीं बन सकता। इसके लिए मैंने न जाने क्या क्या नहीं किया, चंदन हल्दी सबका लेप लगाया, लेकिन मजाल है जो ये काली सुंदर हो जाए। अरे आंटी जी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आखिर ये आपकी बेटी है। कोयल, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम किसी से कम नहीं हो। 1 हफ्ते बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगी, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद शीतल की विदाई हो जाती है और शीतल अपने ससुराल चली जाती है। शीतल दिल की बहुत ही अच्छी थी। आते ही उसने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। आनंद भी शीतल को बहुत प्यार करता है। एक दिन आनंद शीतल से कहता है, हमारी शादी में वो तुम्हारी फ्रेंड थी ना, जिसकी माँ ने उसे भला बुरा कहा था? मुझे बहुत बुरा लगा था। अपने बच्चों के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। आखिर कोयल उनकी सौतेली बेटी है, ऐसा सबके सामने नहीं कहना चाहिए था। भला कोई अपनी सौतेली बेटी से इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकता है? बेचारी कोयल गरीबी और अपनी सौतेली माँ से परेशान है। हाँ, कोयल गरीबी और अपनी सौतेली माँ से बहुत परेशान है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें उसका साथ देना चाहिए, उसे हमारी जरूरत है। हम कल ही उसके घर पर जाकर उसे समझाते हैं। अगले ही दिन शीतल और आनंद उसके लिए गिफ्ट लेकर उसके घर पर पहुँचते हैं। तो घर के बाहर से ही कोयल की सौतेली माँ की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। बलमोही, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता ना? ये कैसी सफाई करी है तूने? और ये कपड़े अभी तक नहीं धोए तूने? हाँ माँ, अभी करती हूँ। पहले मैं हाथ मुँह धो लूँ। बार बार हाथ मुँह धोने से तू गोरी नहीं हो जाएगी। हाथ मुँह बाद में धो लेना, जल्दी से पहले काम खत्म कर। तभी शीतल और आनंद घर के अंदर आ जाते हैं और शीतल कहती है,
नमस्ते चाची, कैसी हैं आप? चाची, ये मिठाई आपके लिए और ये साड़ी मेरी प्यारी कोयल के लिए। अरे वाह, मेरे लिए साड़ी। तू कुछ भी पहन ले, रहेगी तो काली कलोटी ही। अरे चाची, आप फिर शुरू हो गई। चाची, अब तो कोयल की भी शादी होने वाली है। भगवान करे मेरी फ्रेंड को भी अच्छा लड़का मिले, इसकी भी अच्छे घर में शादी हो और इसकी भी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए। अरे कौन करेगा इससे शादी? लड़के वाले तो इसका काला चेहरा देख कर ही भाग जाते हैं। देखना चाची, इस बार लड़के वाले कोयल को देखते ही पसंद कर लेंगे। इतना बोलकर शीतल और कोयल अंदर कमरे में चली जाती हैं। फिर शीतल कोयल से कहती है, कोयल, ये जादुई साड़ी है। ये मेरी स्वर्गवासी दादी ने मुझे दी थी। मेरी दादी एक जादूगरनी थी और ये साड़ी देते हुए उन्होंने कहा था, जब सच में तुम्हें इसकी जरूरत हो तभी इसे पहनना। मुझे तो कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि तुम ये साड़ी पहनो, फिर देखो इसका कमाल। फिर कोयल वो साड़ी लेकर खुशी खुशी पहनने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर में कोयल साड़ी पहनकर बाहर आ जाती है। फिर जादुई साड़ी अपना जादू दिखाती है और कोयल बहुत ही सुंदर हो जाती है। शीतल और कोयल दोनों ये देखकर चौंक जाती हैं और बहुत खुश होती हैं। फिर जैसे ही कोयल और शीतल बाहर आती हैं, तो कोयल की सौतेली माँ उसे देखकर चौंक जाती है। तभी शीतल बोलती है, चाची, देखो मेरी सहेली को, कितनी सुंदर लग रही है ना? अरे कोयल, तुम तो सुंदर परी बन गई हो। अरे ये कैसे हो गया? इतनी सुंदर कैसे हो गई? आखिर ऐसा क्या लगा दिया चेहरे पर शीतल, जो ये इतनी गोरी हो गई? चाची, आप बताओ, मेरी सहेली को लड़के वाले पसंद करेंगे या नहीं? अरे अब तो कोयल को देखते ही लड़के वाले पसंद कर लेंगे और बैंड बाजा लेकर आ जाएंगे। सौतेली माँ कोयल को गले से लगा लेती है और कुछ ही दिनों में कोयल के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है। फिर कोयल की भी शादी हो जाती है और अब कोयल अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। ये कहानी है रतनगढ़ गांव में रहने वाली दो सहेलियां अमृता और विदिशा की। जहां अमृता एक गरीब किसान जगदीश की बेटी थी, तो वहीं विदिशा गांव के बड़े जमींदार प्रताप सिंह की बेटी थी। मगर दोनों सहेलियों के बीच की दोस्ती में कभी भी अमीरी गरीबी की दोहरी दीवार खड़ी नहीं हुई। कितना धमाकेदार फेयरवेल फंक्शन था ना अमृता, कॉलेज वालों ने तो दिल ही खुश कर दिया। अरे तुझे क्या हुआ? तू इतनी खोई खोई सी क्यों है? बस सोच रही हूँ, आज तो कॉलेज भी खत्म हो गया। एक यही तो ऐसी जगह थी जहाँ हम दोनों सहेलियाँ खुलकर हंसी मजाक करती थी। आज वो कॉलेज भी छूट गया और एक दिन हमारी हथेलियाँ भी एक दूसरे से छूट जाएंगी, जब हमारे हाथ पीले हो जाएंगे और हमें पराए प्रदेश जाना पड़ जाएगा। अपनी सहेली की शादी की बात अमृता के दिलो दिमाग को घेर लेती है, जिसके साथ उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। अरे तू तो ऐसे रो रही है जैसे मेरी डोरी अभी उठ रही है। चल मेरे घर चलते हैं, मुझे तेरे साथ खूब सारे गप्पे लड़ाने हैं। विदिशा के कहने पर अमृता कॉलेज से सीधे अपनी सहेली के घर चली जाती है, जहां दोनों सहेलियां बहुत सारी बातें करती हैं। तभी विदिशा की माँ कला गुस्से में कहती है, अमृता, आज यही जमे रहने का इरादा है क्या? शाम ढल गई है, चल जल्दी घर जा, तेरी अम्मा पिताजी परेशान हो रहे होंगे। जी ठीक है काकी माँ। अच्छा विदिशा, अब मैं चलती हूँ। अरे ठहर जरा, मेरा ड्राइवर तुझे घर तक छोड़ आएगा। कुछ ही देर में अमृता घर चली जाती है, जहाँ घर के बाहर अमृता की माँ लालटेन लिए उसका इंतजार कर रही थी। घर की छत पर चढ़ी फूस की छत और बांस का बना दरवाजा और घर के एक कोने में बना मिट्टी का चूल्हा, साथ ही जमीन पर बिछा फूलों का चादर चीख चीख कर उसके घर की घंघोर गरीबी को दर्शा रहा था। तभी विमला अमृता को झाड़ते हुए कहती है,
अमृता ऐसी भी कौन सी पढ़ाई कर रही थी जो कॉलेज से घर आने में शाम ढल गई? वो माँ, मैं अपनी सहेली के घर पर थी। देख लाडो, अब तो दूध पीती बच्ची नहीं रही, सयानी हो गई है। अब ये सखी सहेली के साथ घूमना फिरना तुझे शोभा नहीं देता। जवान बेटी का इतनी देर शाम तक घूमना फिरना ठीक नहीं है। अरे विमला, विदिशा बिटिया के घर पर ही तो थी, क्यों डांट डपट रही हो बेचारी को? अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? विदिशा प्रताप सिंह जैसे बड़े जमींदार की बेटी है और अमृता हम जैसे गरीब की बेटी। भूल गए हो तो याद दिला देती हूँ, उनके खेतों में काम करके हमारे घर का चूल्हा जलता है। अमृता का विदिशा बिटिया के साथ घुलना मिलना मुझे ठीक नहीं लगता। इसे अभी से ही अपनी सहेली से दूरी बढ़ानी होगी, क्योंकि एक दिन इसको शादी करके विदिशा से अलग ही होना है। माँ की कही बातों ने अमृता को कहीं न कहीं सोच में डाल दिया। अमृता ने उस बात को रात भर सोचा समझा, जिसके बाद दोनों सहेलियों की दोस्ती के बीच में मन ही मन अमीरी गरीबी की दीवार ढल गई। अमृता विदिशा से दूर दूर रहने लगी, साथ ही वो मन ही मन बोलती रहती थी। अमृता का घर न आना विदिशा को खटकने लगा और वो अमृता से मिलने उसके घर आ पहुँची। अरे विदिशा बिटिया, तुम यहाँ? नमस्ते जगदीश काका, अमृता कहाँ पर है? अमृता बिटिया गाय को घास खिला रही है। विदिशा झट से अमृता के पास आती है और उससे कहती है, अमृता की बच्ची, तू तो अपनी सहेली के घर का रास्ता ही भूल गई है। जानती है, तेरी सहेली की शादी पक्की हो गई है। आजमगढ़ का कोई जमींदार है, उसके पास कई सारी कोठियाँ और बहुत सारी जमीनें हैं। शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी प्यारी सहेली। सिर्फ बधाई देने से काम नहीं बनेगा। कल सगाई का फंक्शन है और तुझे जरूर आना है। जब तक तू नहीं आएगी मैं सगाई की अंगूठी नहीं पहनूंगी। ठीक है, तेरी खुशी के लिए मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन प्रताप सिंह के बड़े से घर में उनकी बेटी की सगाई की शहनाई बज रही थी। अमृता हरे रंग का सूट पहने अपनी सहेली के कमरे में आ पहुँचती है। आ गई तू, ये ले, जल्दी से ये लहंगा पहन ले, फिर पार्लर वाली मेकअप कर देगी। अमृता थोड़ा झिझकते हुए बोलती है, अरे विदिशा, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी अमीरों की भीड़ भाड़ में तेरी गरीब सहेली पर किसी की नजर नहीं गड़ेगी। तो नजर और निशाने की बात छोड़कर झटपट से जाकर तैयार हो, समझी? अगले ही पल अमृता तैयार हो जाती है। मेकअप और लहंगे में सजी उसकी खूबसूरती खिल उठती है, जिसे देखकर उस गरीब सहेली की खुद की नजर खुद पर ही गड़ी रह गई। कुछ देर बाद लड़के वाले वहाँ दस्तक देते हैं और बड़े ही धूम धड़ाके से विदिशा की सगाई कुणाल से होने लगती है। विदिशा बेटी, कुणाल को अंगूठी पहनाओ। अरे अमृता, तू पीछे क्यों है? यहाँ। अरे मैं ठीक हूँ। अमृता के मना करने के बाद भी विदिशा उसकी एक नहीं सुनती और हाथ खींचकर उसे अपने बगल में खड़ा कर देती है। तभी अंकित की नजर अमृता पर पड़ते ही थम जाती है और विदिशा एक हल्की सी मुस्कान देते हुए मन ही मन कहती है, भगवान जी, प्लीज मेरे किए पर पानी मत फिरने देना। बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो कि अंकित को मेरी प्यारी सहेली भा जाए, ताकि एक ही मंडप में हम दोनों सहेली के साथ फेरे हों। विदिशा ने अपनी आँखों में जो ख्वाब बुना था वो उसे साकार होता हुआ नजर आ रहा था। अमृता अंकित पहली ही नजर में एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। कुछ देर बाद अंकित विदिशा के पास आता है और कुछ फुसफुसाता है। विदिशा भाभी, ये अप्सरा कौन है? क्यों देवर जी, कुछ चुराया है क्या उसने? अरे शर्माइए मत, मैं तो बस आपकी टांग खींच रही थी। आप जिस पर डोरे डाल रही हैं, वो मेरी सहेली है, मगर वो बड़े ही गरीब घर से है। क्या आप थाम सकेंगे उसका हाथ? हाँ भाभी, आज ही मैं घर जाकर माँ और पिताजी से बात करूँगा।
अंकित के जवाब से विदिशा के मन में बंधी आस की डोर और मजबूत हो जाती है और वो ये बात अपनी सहेली के साथ साझा करती है। विदिशा, ये नहीं हो सकता, तोड़ दे इस आस की डोर को, क्योंकि हम दोनों सहेलियों के बीच अमीरी और गरीबी की दोहरी दीवार है जिसकी नींव बहुत गहरी है। मेरी डोली किसी गरीब के घर ही जाएगी, यही मेरे जीवन का कड़वा सच है। ये कहते हुए अमृता रोते हुए घर की तरफ चल पड़ती है, मगर अगली सुबह जो होने वाला था वो उस गरीब सहेली की सोच से बाहर था। दूसरे दिन विदिशा अपनी होने वाली सास लाजवंती और ससुर के साथ शादी का शगुन लेकर अमृता के घर आती है। विमला और जगदीश के लिए ये खुशी किसी ख्वाब से कम नहीं थी। अंदर आने को नहीं कहोगे जगदीश भाई साहब? अरे आइए ना, आइए मालकिन। मालकिन कहकर हमें रुस्वा न कीजिए, बस अपनी बिटिया मेरी झोली में डाल दीजिए। मेरे अंकित के दिल में घर कर गई है अमृता। मगर मालकिन, हम तो आप लोगों के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हैं। हाँ, सही कहा तुमने जगदीश, क्योंकि तुम सोच में हमसे कहीं ज्यादा धनी हो। अमृता और विदिशा बचपन से ही सहेलियां हैं। ये ईश्वर का योग है कि अब दोनों एक ही घर की बहू बनने जा रही हैं। अमृता, मेरी प्यारी सहेली, तू चुप क्यों खड़ी है? अंकित पसंद है ना तुझे? अपनी सहेली के पूछने पर अमृता पलकें झुकाकर हामी भरती है, जिसके बाद दोनों अमीर गरीब सहेलियों की शादी एक ही मंडप में संपन्न हो जाती है और अमृता खुश मन से कहती है, विदिशा, यकीन ही नहीं हो रहा कि हम कल की अमीर गरीब सहेलियां आज रिश्तों की डोर में बंध गई हैं। हमारी दोस्ती अमीर गरीब जैसे फर्क फासले की मोहताज नहीं। चलिए देवरानी जी, एक सुनहरी जिंदगी हमारी राह देख रही है। सचमुच में ये मालिक की भली परवरिश का ही नतीजा है कि विदिशा बिटिया ने हम जैसे गरीब की बिटिया से टूटकर गहरी दोस्ती निभाई है। कभी भी अपनी दोस्ती के बीच रईसी का रुआब आड़े आने नहीं दिया। कहाँ देखने को मिलती है आज के जमाने में ऐसी अमीर गरीब सहेली की इतनी प्यारी जोड़ियाँ। जा अमृता बिटिया, जा, अपनी अम्मा की कही बात को दिल से मिटा देना बिटिया। जाओ बच्चियों, भगवान करे जीवन भर तुम दोनों सहेलियां यूं ही घुल मिल कर रहो। आखिर में बाबुल के आशीर्वाद के साथ विदाई लेकर दोनों सहेलियां विदा होकर अपने ससुराल चली जाती हैं, जहां एक खुशहाल ससुराल आंखें बिछाकर उनका इंतजार कर रहा था। मगर इस गरीब सहेली ने कहाँ सोचा था कि एक दिन बड़े गाजे बाजे के साथ उसकी डोली उसकी सहेली के ससुराल विदा होगी। अरे नैना, क्या कर रही है? जल्दी आ। मेकअप कर रही हूँ माँ, आती हूँ। नैना मेकअप करने के बाद बाहर आई। उसकी माँ पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। दोनों मंदिर जाने वाले थे। मेकअप करने में कितना टाइम लगता है बेटी? टाइम लगता है माँ, आप नहीं समझोगे। हाँ, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे समझूंगी। लेकिन बेटी, घर का काम काज भी तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल जाकर क्या करेगी? हाँ, वहाँ भी मेकअप ही करूँगी माँ। मैं तो एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। अच्छा, और घर का काम कौन करेगा? नौकरानी रख दूंगी। ब्यूटी पार्लर से बहुत पैसा आएगा। बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ मैं। और अगर तेरी सास ने तुझे काम नहीं करने दिया तो सास बदल लूंगी। तू भी ना बेटी, कुछ भी बोलती है। अब चलो माँ, देर हो रही है। नैना और उसकी माँ मंदिर चली गयी। मंदिर में पंडित जी दोनों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। अरे जानकी बहन, बेटी जवान हो गई है, शादी वादी करवाओगी कि नहीं? हाँ पंडित जी, आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है क्या? है ना, मैं फोटो लेकर आता हूँ घर पर। उसी बहाने नैना बेटी के हाथों की एक कप चाय भी पी लूंगा। पंडित जी से बात करने के बाद नैना अपनी माँ के साथ बाजार जाने लगती है।
कि तभी रास्ते में नैना को उसकी सहेली रवीना मिल जाती है। अरे रवीना, तू कितने दिनों बाद मिल रही है। माँ, आप बाजार जाओ, मैं रवीना से बात करके अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, तू आराम से बात करके आ। इतना बोलकर नैना की माँ जानकी वहाँ से चली जाती है। और बता, कहाँ है आजकल? तू अपनी सहेली के घर का रास्ता ही भूल गई। माना कि तू बहुत अमीर है, पर अपनी इस गरीब सहेली को कैसे भूल गई? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मेरी शादी फिक्स हो गई है ना, तो बस शादी की तैयारियों में बिजी रहती हूँ। तुझे तो पता ही है कि शादी में कितने काम होते हैं। और मैं तो कल तेरे घर ही आने वाली थी, तुझे शादी का कार्ड जो देना है। ओह अच्छा, शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तुझे पता है, माँ ने पंडित जी से मेरे लिए भी रिश्ता देखने को कहा है। तू भी मेरी शादी में जीजू को लेकर जरूर आना, समझी? अरे हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा ठीक है, कल घर पर मिलते हैं। माँ मेरा बाजार में इंतजार कर रही होंगी। मुझे कुछ मेकअप का सामान भी लेना है। हाँ हाँ, बाय। फिर वो दोनों अमीर गरीब सहेलियाँ अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। उसके बाद पंडित जी शाम को एक लड़के का फोटो लेकर घर आए। लड़के का फोटो देखकर नैना शादी के लिए मान गई। लड़के का नाम आनंद था और वो किराने की दुकान चलाता था। और 1 महीने के अंदर ही नैना की शादी हो गई। ससुराल को लेकर हर लड़की की तरह नैना के मन में भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन हर लड़की की तरह नैना के सपने भी टूटने वाले थे। नैना की सास का नाम चंपा था और वो बहुत ही खड़ूस थी। चंपा ने नैना से कहा, बहू, इस घर में हम 4 लोग हैं। मैं, मेरा पति, मेरा बेटा और मेरी बेटी। तुम्हें लेकर 5 लोग। हर रोज 5 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। खाना? लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। क्या खाना बनाना नहीं आता? पंडित जी ने तो कहा था कि तुम बहुत अच्छी, संस्कारी और सुशील लड़की हो। हाँ माँ जी, वो तो मैं हूँ। क्यों, सुशील लड़की होने के लिए खाना बनाना जरूरी है क्या? अरे अरे अरे, ये देख बेटा, तेरी पत्नी घर आते ही मुझसे जुबान लड़ा रही है। इसे खाना बनाना भी नहीं आता। पंडित जी ने रिश्ता भेजा था, इसीलिए हमने ज्यादा पूछताछ ना करके शादी ही फाइनल कर लिया। लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया है बेटा, धोखा हो गया है। अरे ये तो गजब बात हो गई। मैंने खाना बनाना नहीं सीखा, लेकिन मुझे कुछ और काम आता है। तभी नैना के ससुर ने पूछा, क्या काम आता है तुम्हें? मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है। मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और मैं एक ब्यूटी पार्लर भी खोलना चाहती हूँ। क्या ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हो? हाय हाय हाय, ये कैसी बहू लाई मैं। ये तो बाहर काम पर जाना चाहती है। नैना समझ गई कि इस घर में उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। शाम को जब नैना रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ उसकी नंद कुसुम आई। भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा था। बस वो माँ को मत बताना, वो सुनेंगी तो मुझ पर गुस्सा करेंगी। एक बात पूछो कुसुम, ये तुम्हारे घर वाले मेरे ब्यूटी पार्लर में काम करने की बात सुनकर चिढ़ क्यों गए? ये सब पुराने ख्यालात के लोग हैं भाभी। आप और हम मॉडर्न हैं। हमारे ख्यालात इनसे नहीं मिलेंगे। सच बताऊं भाभी, मुझे भी ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे मेकअप नहीं आता अच्छे से। अरे वाह, चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगी तुम्हें सब कुछ और फिर दोनों मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। एक तरफ से बदसूरत लड़कियों को घुसाएंगे और दूसरी ओर से उन्हें खूबसूरत बनाकर निकालेंगे। कुसुम नैना के पास छुप छुप कर मेकअप का काम सीखने लगी। कुसुम बाहर कॉलेज ट्यूशन जाती थी। उसकी काफी जान पहचान थी। एक दिन कुसुम ने नैना से कहा, भाभी एक शादी का काम है, करोगी? अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर पर कुछ बहाना बनाना पड़ेगा।
घर पर बहाना बनाकर नैना और कुसुम शादी में मेकअप करने चली गयी। उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला। लड़कियों को नैना का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। कुछ ही दिनों में मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, आ जाना सभी। इसी तरह नैना छुप छुप कर शादियों में मेकअप का काम करने लगी। धीरे धीरे पैसा जमा करके उसने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खरीद भी लिया। अब बस सामान खरीद कर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना था। लेकिन तभी ये खबर चंपा के कानों में पहुंच गई। क्या तुमने ब्यूटी पार्लर खोला है? हमारे घर की बहू होकर बाहर काम पर जाना चाहती हो? हाँ, हमने बार बार मना किया था ना करम जली, तूने हमारी बात नहीं मानी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। आनंद ने नैना को एक थप्पड़ मारा। नैना नीचे गिर पड़ी। उसका सर दीवार से टकरा गया और उसकी वहीं मौत हो गई। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? मार कैसे डाला? मैं तो सिर्फ थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन ये क्या हो गया? जल्दी से बॉडी को छुपा दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तीनों ने मिलकर नैना की बॉडी को उसी ब्यूटी पार्लर के नीचे जमीन में दफना दिया। कुसुम घर लौटकर भाभी को ढूंढने लगी तो चंपा ने उससे कहा, भाग गई है वो। आज के बाद इस घर में उसका नाम भी मत लेना। लेकिन अगले दिन अचानक से आनंद की दुकान पर आग लग गई। अचानक से कमाई का एकमात्र जरिया बंद हो गया। ये पापी पेट लोगों से क्या क्या करवाता है। भूख के मारे चंपा को उस ब्यूटी पार्लर की याद आई। कुसुम बेटी, तुझे भी थोड़ा बहुत मेकअप आता है ना? जा तू ब्यूटी पार्लर चला। लेकिन माँ, मुझे अच्छी तरह से नहीं आता है। अरे तू 2-3 दिन जा तो सही, सब कुछ सीख जाएगी। कुसुम ब्यूटी पार्लर में गई, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उसे ज्यादा कुछ आता भी नहीं था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तभी एक औरत आई। तुम बाल काट सकती हो ना? मेरे बाल काट दो, मुझे शादी में जाना है। वो औरत बैठ गई, लेकिन कुसुम ने डर के मारे कैंची पर हाथ भी नहीं दिया। उस औरत ने आंखें बंद कर ली। तभी कुसुम ने देखा, अचानक से कैंची अपने आप हवा में तैरने लगी और वो कैंची अपने आप ही उस औरत के बाल काटने लगी। अरे ये क्या? ये जादू कैसे हो रहा है? बाल काटने के बाद वो कैंची अपनी जगह पर वापस आ गई। वो औरत बड़ी खुश हुई। अरे वाह, बहुत अच्छा काटा है, ये लो पैसे। पैसे देकर वो औरत चली गई। लेकिन कुसुम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरान थी। तभी उसके सामने नैना की आत्मा आई। कुसुम, हैरान मत हो, वो मैं थी। मुझे पता था कि तुम घबराई हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई। मैं इसे जमीन के नीचे दफन हूँ कुसुम। नैना की आत्मा ने कुसुम को सब कुछ बताया और उसे इस मर्डर का बदला लेने के लिए कहा। कुसुम ने पुलिस में खबर की। चंपा, उसके पति और आनंद को अरेस्ट किया गया। फिर कुसुम अकेली ही उस घर में रहने लगी और ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। नैना की आत्मा उसी ब्यूटी पार्लर में रह गई, क्योंकि वही उसका सपना था और वही जादुई तरीके से लोगों का मेकअप करने लगी। कुसुम की अच्छी खासी कमाई होने लगी और नैना भी हंसी खुशी अपना सपना पूरा करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।